हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। यूपी पीसीएस का एग्जाम जो है लगभग 1 महीना रह गया है। उसके लिए जो हम लोग क्या करेंगे, जो भी पूर्वावलोकन है उसका स्मार्ट नोट्स पे काम करेंगे। ठीक है, पूर्वावलोकन के स्मार्ट नोट्स पे काम करेंगे। पूर्वावलोकन में है क्या, जितने भी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, आदि याद हो, सबको एक जगह कलेक्ट कर दिया गया है। लेकिन कई जगह रिपीटिशन देखने को मिलता है। हम लोग उसको जो है स्मार्ट तरीके से बहुत ही कम समय में जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वर्षा की बूंद गोल होने का कारण है, जो वर्षा की बूंदें हैं उनका गोल होने का कारण क्या है, यानी कि स्फेरिकल शेप होने का कारण क्या है, तो वो है पृष्ठीय तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से जो है, जो वर्षा की बूंदें होती है, रेन वाटर ड्रॉप होता है, वो क्या होती है, स्फेरिकल शेप ग्रहण कर लेती है। देखिए, अच्छा उसके पीछे कारण क्या है। समान आयतन में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है। ग्रहण करने को तो घनाभ भी बना सकता था, ठीक है, या घन भी बना सकता था, लेकिन वह गोले का शेप क्यों लेता है, स्फेरिकल शेप ही क्यों लेता है, क्योंकि जो है उस आयतन में, सेम आयतन में जितना वो स्थान घेरता है, उसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, पृष्ठीय तनाव की वजह से ही द्रव की बूंदें कम क्षेत्रफल घेरती हैं। ठीक है, ये बात समझने वाली है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट 2 पे आते हैं। पानी की सतह पर क्यों तेल फैल जाता है। तेल जो है पानी की सतह पर, अगर पानी के ऊपर तेल डालें तो क्यों फैल जाता है। देखिए, पहली बात तो तेल का जो घनत्व होता है वह पानी से क्या होता है, कम होता है। तेल का घनत्व क्या होता है, पानी से कम होता है। तेल का पृष्ठीय तनाव पानी के पृष्ठीय तनाव से भी कम होता है। ठीक है, दो चीजें होती है। अगर घनत्व कम रहेगा तो ऊपर आएगा, फैलेगा क्यों, क्योंकि जो उसका पृष्ठीय तनाव होता है तेल का, वह क्या होता है, पानी के पृष्ठीय तनाव से, यानी कि सरफेस टेंशन से क्या होता है, कम होता है। इसलिए जो है तेल फैल जाता है। नैनो पदार्थ का प्रमुख गुण क्या होता है। जो नैनो मटेरियल्स हैं, जो नैनो मटेरियल्स हैं, ठीक है, उनका प्रमुख गुण क्या है, तो उनका प्रमुख गुण है घर्षण, यानी कि फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन जो है क्या है, उनका प्रमुख गुण है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट 4 पे आते हैं। केरोसिन तेल पानी के ऊपर तैरता है क्यों। ठीक है, पहली बात की वही बात हो चुकी है कि तेल का सरफेस टेंशन क्या होता है, पानी की अपेक्षा कम होता है, और जिसको पृष्ठीय तनाव भी कहते हैं हिंदी में, और इसका घनत्व तो कम है, तभी जो है पानी के ऊपर ये तेल तैर रहा है। यह तेल पानी के ऊपर क्यों तैर रहा है, क्योंकि इसका घनत्व तो भी क्या है, कम है, और सरफेस टेंशन भी कम है पानी के अपेक्षा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। मान लीजिए साबुन का बुलबुला है, जो उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, और ये वायुमंडल का प्रेशर लग रहा है, तो जो बाहर से प्रेशर लग रहा है उसकी अपेक्षा अंदर का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। किसमें, सोप बबल में, यानी कि साबुन के बुलबुले में। ठीक है, सोप बबल भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट 6 पे आते हैं। दो साबुन के बुलबुले को अगर किसी नलिका से संबंध बनाते हैं तो उनके व्यास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए, अगर दो साबुन के बुलबुले हैं, अगर उनको किसी नलिका से संबंध बनाते तो क्या होता है, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझने वाली बात यह है, मान लीजिए ये दो सोप बबल है, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है, इनको अगर हम लोग किसी नलिका से कनेक्ट कर दिए, मान लीजिए नली है, इसे कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा, जो छोटा वाला बुलबुला है और छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला बुलबुला और छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पी होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। ठीक है, पी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि आर अगर छोटा है तो पी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रेशर है वो बड़ा है, किससे, इसके अपेक्षा है, इसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा क्या है, ये बड़ा है। तो जैसे नलिका से कनेक्ट करेंगे, प्रेशर और इधर की तरफ एयर का वो हो जाएगा, संचार हो जाएगा, तो ये छोटा बबल और छोटा होगा और बड़ा बबल क्या हो जाएगा, और बड़ा होता चला जाएगा।
केशिका क्रिया का प्रभाव क्या क्या आता है, ठीक है। जो हम लोग सामान्य लाइफ में केशिका क्रिया का प्रभाव है उसको क्या, देखिए ये सारे प्रश्न, ये प्रश्न आईएएस में पूछा गया है, और जितने भी प्रश्नों का हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में, चाहे लोअर पीसीएस हो, आरओ हो, हर एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। चूंकि आप जानते हैं कि प्रलोकन में क्या दिया गया है, प्रलोकन में जो है सारे क्वेश्चनों का संग्रह दिया गया है, तो उसी को जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए अब केशिका क्रिया क्या होती है, यानी कि कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन, ठीक है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए कि पानी है, ठीक है, पानी है, पानी है, इसमें किसी नलिका को डाल देते हैं तो क्या होता है, पानी का स्तर इस नलिका में इस स्तर से क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है, किसके, नलिका के अंदर। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है एडहेसिव फोर्स के कारण, ठीक है, एडहेसिव बल फोर्स के कारण, ठीक है, एडहेसिव फोर्स के कारण, यानी कि जो नलिका के अणु हैं और जो वाटर के अणु हैं आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है, पहली बात। तो जो किरोसिन लैंप जलता है, या हम लोग दीपावली में जो तेल वाला दिया जलाते हैं वो भी समझ सकते हैं, किरोसिन का तो इस समय प्रचलन खत्म हो गया है, तो वो तेल किस वजह से जलता है, जो उसकी रुई होती है, धागा होती है, वो कैपिलरी एक्शन शो करता है, इसलिए जो है तेल ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है और दिया हमारा जलता रहता है। सोखता का स्याही, सोखना, ठीक है, जो बैलेट पेपर होता है उससे भी हम लोग क्या करते हैं, सुखाते हैं स्याही को, ठीक है, उसमें भी कैपिलरी एक्शन काम करता है। बड़े बड़े पेड़ के जो को जीवित रहना, अच्छा जो अब सोच सकते हैं जैसे सफेदे का पेड़ हो गया या चीड़ का पेड़ हो गया, जितने भी सारे बड़े बड़े पेड़ हैं उनके अंदर पानी जो है जड़ से ऊपर कैसे पहुंचता है, तो उनके अंदर भी बहुत पतली पतली नलिकाएं हैं जिनको जो हम जाइलम कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं, वो जो है क्या करती हैं, जमीन से पानी को ऊपर तक पहुंचाने का काम करती हैं, तो वहां भी कैपिलरी एक्शन कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। अगर केशिका के अंदर कोई भी द्रव पानी की अपेक्षा ज्यादा ऊपर जाता है तो उस द्रव का पृष्ठीय तनाव पानी की अपेक्षा ज्यादा है, ठीक है। और कोई भी द्रव है अगर पानी की अपेक्षा किसी भी केशिका यानी कि कैपिलरी ट्यूब में ऊपर जाता है तो क्या है, उसका पृष्ठीय तनाव पानी की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है, तभी जो है ऊपर वो चढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 9 पे हम लोग बात कर लेते हैं। जब कोई पानी का बुलबुला किसी तालाब के निचले सतह से ऊपर की तरफ जाता है तो, ठीक है, उसका आकार क्या होता है, बढ़ता है। मान लीजिए तालाब है, ये तालाब है और ये पानी का बुलबुला छोटा है, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा इसका आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि गहराई बढ़ने से जो है, गहराई घटने से, मान लीजिए गहराई घट रही है, जैसे ऊपर जा रहा है तो गहराई घटती जा रही है, तो गहराई घटने से जो पानी का दाब है उसके ऊपर क्या हो रहा है, इस बुलबुले के ऊपर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, ठीक है। देखिए बुलबुले के ऊपर का दाब गहराई घटने से घटती है, जैसे घटती है तो अंदर का प्रेशर क्या होता है, और बढ़ता रहता है, और बढ़ता रहता है, इसलिए बुलबुले का साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पानी के जैसे जैसे नीचे नीचे जाएंगे पानी का दाब बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर आएंगे पानी का दाब घटता जाएगा। इस आइडिया से हम लोग समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं। वायुयान में यात्रा करने से पेन की स्याही निकल जाती है, ऐसा क्यों होता है। देखिए ऊंचाई पर कम वायुमंडलीय दाब के कारण ऐसा होता है। ऊंचाई पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है और स्याही का प्रेशर बढ़ जाता है। स्याही का प्रेशर बढ़ने की वजह से स्याही जो है बाहर निकल जाती है, यानी कि इसीलिए जो है वायुयान में पेन जो है लीक हो जाता है। फाउंटेन पेन के अंदर ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक दाब होता है। जो फाउंटेन पेन है उसके अंदर जो है वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अंदर क्या होता है, दबाव अधिक हो जाता है, इसलिए पानी क्या हो जाती है, सॉरी जो स्याही होती है वो लीक हो जाती है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है, एक लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड में हर पॉइंट पे समान प्रेशर होता है, यह पास्कल का नियम है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वह पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। बर्फ से जमी हुई झील में मछली कैसे जिंदा रहती है, ठीक है। जो पोल्स वगैरह हैं वहां पे झीलें क्या होती हैं, ऑल टाइम जमी रहती हैं,
या मैक्सिमम टाइम जमी रहती हैं, ठीक है, या हल्का सा नीचे भी, तो वहाँ पे बर्फ कैसे जमी होती है? देखिए, जो ये मान लीजिए झील है, तो ऊपर का लेयर क्या होता है? बर्फ होता है, बर्फ होता है, ठीक है, आइस होता है, लेकिन नीचे का लेयर वाटर ही होता है, भले वो 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों ना हो। तो ऊपर से दिखता है कि हाँ बर्फ बन गया है, लेकिन नीचे बर्फ नहीं होता है। नीचे कई फिल्मों में आप लोग इस चीज को देखे होंगे, पानी के तलहटी पर बर्फ जमा नहीं रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पानी का घनत्व तो किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? जो पानी का घनत्व तो होता है वह किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? बहुत तो सोचेंगे कि जब वह बर्फ जमेगा तो उसका घनत्व तो अधिक हो जाएगा, ठीक है। घनत्व तो क्या होता है? वेट अपन वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये क्या होती है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, वेट अपन वॉल्यूम। तो जो पानी का सबसे अधिक घनत्व तो होता है, देखिए उसके स्ट्रक्चरल उस पर डिपेंड करता है, जो 4 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं या 273 केल्विन, ठीक है, उस पे जो है तापमान सॉरी उस पे जो है घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक होता है, डेंसिटी सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट 4 पे आते हैं। लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन पारे के ऊपर तैरती रहती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक लेकिन पारा से कम है। पारा से जो है घनत्व कम है लोहे का, इसलिए जो है ऊपर तैरता रहता है पारे के ऊपर, लेकिन पानी से कम होता है, इसलिए जो है डूब जाती है। अच्छा, सुई जो है पानी पर क्यों तैरती है? तो सुई जो तैरती है पानी के ऊपर, देखिए ये सब सारे क्वेश्चन फेमस है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पूछे गए हैं, और जब इस टॉपिक से प्रश्न बन के आएगा तो इससे अधिक नहीं आएगा, ठीक है, ये भी आप लोग जान लीजिए। पृष्ठीय तनाव के कारण यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से जो है सुई पानी के ऊपर क्या करती है? सुई पानी के ऊपर, नील पानी के ऊपर तैरती रहती है, ठीक है, पृष्ठीय तनाव की वजह से। दूध से क्रीम कैसे निकलता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यानी कि अपकेंद्रीय बल के कारण जो है दूध से क्रीम निकलता है। देखिए, ये मान लीजिए कि मिल्क है, ये मिल्क है, इसमें क्या करिए, मथनी लगा के घर में माताएं या जो आता है चर्निंग करने वाली मशीन, वो क्या करती है? ये घूमता है, रोटेट करता है। जैसे रोटेट करता है तो क्या होता है? ये क्रीम ही रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, उसके कारण जो है दूध से क्रीम निकलता रहता है। वायुमंडल में बादल कम घनत्व के कारण तैरते हैं, ठीक है, ये एक प्रश्न में ही उत्तर है। वायुमंडल में जो बादल होता है, दिखता है बादल तैरता रहता है, ऐसा क्यों? क्योंकि एयर की अपेक्षा जो है उसका घनत्व तो क्या है? कम है, इसलिए तैरता रहता है, ठीक है। अब आता है अगला प्रश्न 18वां कि मानव निर्मित पहला तत्व कौन सा है? तो मानव निर्मित पहला तत्व जो है वह है टेक्नेटियम, जिसका एटॉमिक नंबर 43 है। टेक्नेटियम जो है पहला मानव निर्मित तत्व है, यानी कि एलिमेंट है, अंग्रेजी में कहेंगे तो क्या है? एलिमेंट है, ठीक है। और इसको आइसोलेटेड, ये कार्लो पेरियर और एमिलो सेगरी द्वारा 1937 में, ठीक है, 1937 में इसको क्या किया गया था? निर्मित किया गया था। कार्लो पेरियर और एमिलियो सेगरी द्वारा 1937 में इसको बनाया गया था। पानी के सतह के पर तैरते हुए बर्फ का कितना भाग ऊपर होता है? ठीक है, पानी के सतह के ऊपर कोई बर्फ तैर रहा है या आइसबर्ग तैर रहा है, ठीक है, आइसबर्ग तैर रहा है, तो कितना हिस्सा ऊपर होगा, कितना हिस्सा नीचे होगा? तो ये मान लीजिए पानी है, तो इसका देखिए, इसका जो है 10% यानी कि 10% यानी कि 1/9 हिस्सा ऊपर होगा, ठीक है, और बाकी पार्ट क्या होगा? नीचे होगा, ठीक है। और 90% कहाँ होता है? 90% नीचे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 8/9 पार्ट जो है क्या हो गया? नीचे हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 10% ऊपर होगा, 90% नीचे होगा। एक बर्फ का क्यूब पानी की सतह पर तैर रहा है, अगर वह पिघलेगा तो उसकी सतह की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक अगर जो है मान लीजिए बर्फ का टुकड़ा है, पानी के ऊपर तैर रहा है, तो बहुत लोग सोचेंगे कि अगर पिघल जाएगा तो क्या होगा? पिघल जाएगा तो उसके सतह पे, जो पानी की सतह उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सतह उसका ऊपर नहीं उठेगा, ठीक है। बहुत लोग सोचेंगे कि सतह पिघलने के बाद ऊपर उठ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्कमिडीज के अनुसार सतह पर तैरता हुआ वस्तु अपने वजन के बराबर क्या करता है? पानी को विस्थापित कर देता है। अपने वजन के बराबर तो पानी विस्थापित कर ही दिया था, जैसे वजन घटेगा उसी लेवल पर फिर से वो
आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझते होंगे कि बहुत उसके स्तर में चेंज आ जाएगा, तो चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे आर्किमिडीज का सिद्धांत कार्य कर रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। टेक्निकल प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 21 पे आते हैं। नदी की अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरना आसान है, ऐसा क्यों है? नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों है? क्योंकि देखिए समुद्र का पानी नमकीन होता है, साल्टी होता है, ठीक है। क्या होता है? साल्टी होता है, इसमें नमकीन मिला होता है। तो साल्टी होने से क्या होगा? इसका घनत्व तो क्या होगा? अधिक होगा। जो समुद्र का पानी होगा इसका घनत्व तो अधिक होगा, तो उत्प्लावन बल भी क्या लगेगा? अधिक लगेगा। नीचे से जो बुओयनेंसी फोर्स लगेगा, बुओयनेंसी फोर्स यानी कि उत्प्लावन बल जो लगेगा वो भी क्या लगेगा? समुद्र में अधिक लगेगा। इसी कारण जो है समुद्र में तैरना क्या होता है? आसान होता है, ठीक है। अच्छा, यही कारण है कि जब नदी से जहाज समुद्र में उतरती है तो उसका स्तर थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। कहने का मतलब ये समझिए कि अगर नदी में ये जहाज है इतना डूबी है, तो अगर समुद्र में जाएगी, ये मान लें कि ये रिवर है और ये सी है, ठीक है। तो समुद्र में जाएगी तो ये हल्का ही डूबेगी, ठीक है, ऊपर स्तर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्प्लावन बल समुद्र में अधिक लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो है साल्टी है, नमकीन है, उसमें नमक घुला हुआ है। अगले पॉइंट पे आते हैं। स्टैटिक साइंस किससे संबंधित है? तो वह वस्तु को की स्थिरता से संबंधित है। यानी कि जब कोई वस्तु रेस्ट पोजीशन में होता है, उसकी जब स्टडी करते हैं, वह किसके अंतर्गत करते हैं? स्टैटिक साइंस के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। तो रेस्ट पोजीशन का जो अध्ययन करता है वह स्टैटिक साइंस करता है। वह जो है वस्तु की स्थिति पे कार्य करता है, स्थिर वाली स्थिति पे कार्य करता है। तो आशा है कि आपको जो है सेशन समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर अच्छा लग रहा है तो ऐसे वीडियो पाना है तो, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।